सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल पढ़ेंगे, सेफ्टी इन द स्काई इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है स्पाइसजेट एयरलाइन में होने वाली टेक्निकल खामियों पे और इससे पैसेंजर्स की सेफ्टी पे क्या बुरा असर पड़ता है। आज का क्विज दिखा रहे हैं आपको। अब देखो, आर्टिकल पढ़ते हुए वोकैबुलरी ग्रामर जो भी डिस्कस करेंगे इस क्विज के ऊपर आपको अप्लाई करना है। एक ट्राई आप इसको अभी दे सकते हो, सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है सेफ्टी इन द स्काई। देखिए, सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा, इन द स्काई का मतलब है आसमान में। कह रहा है आसमान में एयरलाइंस में फ़्लाइट्स के दौरान सेफ्टी को इंश्योर किया जाना चाहिए। भारी भरकम किराया देने के बावजूद, फ़्लाइट टिकट्स लेने के बावजूद अगर पैसेंजर की जान खतरे में है तो इसकी जिम्मेदार सरकार बनती है। आगे भी वही कह रहा है ऑन DGCA's नो टॉलरेंस फॉर लैक्सिटी अमंग एयरलाइंस। बात कर रहे हैं हम DGCA की नो टॉलरेंस की। DGCA वो सरकारी संस्था है जो एयरलाइंस को कंट्रोल करती है, एविएशन सेक्टर को। और नो टॉलरेंस का मतलब होता है जीरो टॉलरेंस, जीरो के बराबर एंड्योरेंस या पेशेंस। और किस चीज़ को लेकर के पेशेंस भाई? लैक्सिटी को लेकर के, केयरलेसनेस को लेकर के जो आती है एयरलाइंस के बीच अमंग एयरलाइंस। आगे बात समझ में? तो DGCA अगर नो टॉलरेंस दिखाएगा तो एक भी एयरलाइन की मजाल नहीं है कि वो कोई लैक्सिटी दिखा दे, किसी मामले में ढील दिखा दे, केयरलेसनेस करके दिखाए। चलिए वर्ड्स देखेंगे सारे। लैक्सिटी मतलब ढील, लीनियंसी, आपका केयरलेसनेस। टॉलरेंस का मतलब होता है एंड्योरेंस, पेशेंस या आपकी सहिष्णुता। सामने वाला गलत काम किए जा रहा है और आप उसको जो है सहे जा रहे हो, पेशेंस के साथ में उसको सहे जा रहे हो, है ना। अब ये इन द स्काई जो फ्रेज है, इससे 2-3 ईडियम्स बनती हैं, फटाफट नज़र डालेंगे। पहली ईडियम है पाई इन द स्काई। देखो, पाई का मतलब होता है एक बिस्किट, एक कुकी जो फ्रूट से बनी हो। अपने यहाँ इंडिया में नहीं बनती है लेकिन अंग्रेज़ खाते हैं। नाम से, सुनने से भी आपको लग रहा होगा बहुत टेस्टी चीज़ होगी, है ना, पाई इन द स्काई। अब ये पाई अगर स्काई में चली गई तो इसका मतलब पता है क्या है? बिस्किट तो है, पाई तो है, लेकिन वो बहुत ऊपर है आसमान में। एक ऐसी चीज़ जिसको आप पाना तो चाहते हो लेकिन बहुत दूर है, अनअटेनेबल है, जिसको पाना बड़ा मुश्किल है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। आई बात समझे? पाई इन द स्काई याद रहेगी इडियम। नेक्स्ट है इन द एयर। इन द एयर का मतलब है कोई चीज़ जो आसपास के आबो हवा में, आसपास के एनवायरनमेंट में घुली हुई हो। जैसे टेंशंस वर इन द एयर, वायलेंस इज़ इन द एयर, लव इज़ इन द एयर। जिसको सब लोग फील कर रहे हो, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा हो आसपास ही है, एनवायरनमेंट में है, इन द एयर। वैसे ही अप इन द एयर। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है इन द एयर से। इन द एयर का मतलब यहाँ पे ये है आसमान में अटका हुआ। अप का मतलब है ऊपर, अप इन द एयर का मतलब है कोई चीज़ आसमान में जो अटकी हुई हो। कहने का मतलब है अनसेटल्ड हो या अनरिजॉल्व हो। आपने किसी चीज़ को लेके मन अभी तक बनाया नहीं है, किसी फैसले को आपको लेना है लेकिन अभी लेना बाकी है, तो आप बोल सकते हो माई डिसीजन या माई फाइनल डिसीजन इज स्टिल अप इन द एयर। मेरा फाइनल डिसीजन अभी भी नहीं आया है इस मामले को लेकर के। तो ये 3 ईडियम्स हैं, इनको ध्यान रखना, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आ जाओ आगे, इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द DGCA शुड हैव नो टॉलरेंस फॉर लैक्सिटी अमंग एयरलाइंस सीकिंग टू कट कॉर्नर्स। कह रहे जो DGCA नाम की सरकारी संस्था है जिसका काम है एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करना। कह रहे इस DGCA को रखना चाहिए, शुड हैव, रखना ही चाहिए। और क्या रखना चाहिए? नो टॉलरेंस को, जीरो पेशेंस को। और किन चीज़ों के लिए? लैक्सिटी के लिए, ढिलाई के लिए, अमंग एयरलाइंस, हमारी एयरलाइन कंपनीज के अंदर। और ये कौन सी एयरलाइन कंपनीज? ये वो एयरलाइन कंपनीज हैं जो हर वक्त कोशिश करती रहती हैं, सीख करती रहती हैं कैसे वो कट कॉर्नर्स करें, कैसे अपनी कॉस्ट को किसी भी तरीके से कम करें। आगे बात समझ में? DGCA आपका सब्जेक्ट है, शुड हैव इसकी वर्ब है, सीख करना मतलब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। एयरलाइंस के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो एयरलाइंस जो इस चीज़ को करने की कोशिश कर रही हैं। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत में कमी लाना। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो उसमें कि कम से कम कॉस्ट में इस प्रोडक्ट को बनाऊं, चाहे इसकी क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना करनी पड़े, लेकिन प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता हो। ऐसा ही हमारी एयरलाइंस करती हैं हर वक्त। वो कोशिश करती हैं कि कम से कम कॉस्ट के अंदर हमारी फ़्लाइट चलें, चाहे
पैसेंजर की सुरक्षा पे कोई दाम पे भी लग जाए। चलिए अब इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं की है तो। एग्ज़ाम्स की तैयारी का बेस्ट रिसोर्स है मेरी गाइडेंस के अंदर एप्लीकेशन पे। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा हुआ है। ऐप पे राइटिंग का, बैंकिंग का और एसएससी का तीनों का कोर्स आपको मिल जाता है अफोर्डेबल प्राइसेस में। एसएससी और बैंक में सारा सिलेबस विद प्रैक्टिस सेट्स हम कवर करते हैं और राइटिंग स्किल्स के कोर्स में 70 से 80 घंटे में बिल्कुल बेसिक से आप लिखना इंग्लिश में सीख सकते हैं। सभी एग्जाम्स का डिस्क्रिप्टिव इसमें कवर हो जाता है। ऐप से सवाल रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो ये नंबर्स हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। आज ही ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज का फ़ायदा लें। चलिए अपनी वोकैब शीट है, कल हमने छोड़ा था केओस पे। आज वर्ड्स हैं लैक्स, निम्बल, एबरेशन और ग्लोस ओवर, दो पुराने दो नए। लैक्स का मतलब होता है ढीलम ढाल वाला, लूज या लीनियंट। द लैक्स सिक्योरिटी ऑन द एयरपोर्ट कैन लीड टू टेररिस्ट अटैक्स। जो ढीली सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट पे वो लीड टू कर सकती है टेररिस्ट अटैक्स की तरफ। अब ये लैक्स को लैक्सनेस या लैक्सिटी बोलते हैं नाउन फॉर्म में। आज आपने लैक्सिटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखा। आपकी ढिलाई, आपकी नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस ही आपकी लैक्सिटी है। फिर एक वर्ड है निम्बल। ये लैक्स का बिल्कुल उल्टा है। निम्बल का मतलब होता है फुर्ती वाला। एजाइल हो, स्विफ्ट हो, क्विक हो, लाइवली हो। छोटे बच्चे होते हैं ना वो बड़े निम्बल होते हैं। अ निम्बल एक्शन बाय द पुलिस प्रूव्ड क्रिटिकल इन नैबिंग द किलर्स। एक फुर्ती भरा जो एक्शन था पुलिस के द्वारा वो प्रूव हुआ, साबित हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, किलर्स को नैब करने में, कातिलों को पकड़ने में। तो निम्बल मतलब बड़ा तेज़ी से आने वाला, फुर्ती से आने वाला। अगला वर्ड है एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है अपवाद, अनोमली, एबनॉर्मेलिटी या एक्सेप्शन। इन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ अनमैरिड वुमेन आर सीन एज एबरेशन। दकियानुसी समाजों में अविवाहित औरतें, है ना, अनमैरिड औरतें जो हैं, विमेन जो हैं, वो एक अपवाद की तरह, अबनॉर्मेलिटी की तरह देखी जाती हैं। प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में नहीं होता ऐसा, लेकिन दकियानुसी सोसाइटी में 25-30 साल की औरत को भी बड़ा गलत निगाह से देखा जाता है। तो एबरेशन, एबनॉर्मेलिटी, आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है हमारे पास, फ्रेजल वर्ब है ग्लोस ओवर। ग्लोस का मतलब है हड़बड़ी, ओवर का मतलब है ऊपर से। किसी चीज़ को हड़बड़ी की वजह से उसके ऊपर से निकल जाना, उसको इग्नोर कर देना, उसको ओवरलुक या डिसरिगार्ड कर देना। हड़बड़ी में कोई चीज़ आप देख नहीं पाते हो ना तो आप उसको ग्लोस ओवर करते हो। द डॉक्यूमेंट्री हैड ग्लोस्ड ओवर सेवरल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्री ने इग्नोर कर दिया जल्दबाजी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। डॉक्यूमेंट्री में सब चीज़ें आनी चाहिए थी लेकिन जल्दबाजी की वजह से उन्होंने कई चीज़ों को इग्नोर किया। तो इस तरीके से 4 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको करवा दिए हैं। वोकैबुलरी का रिवीजन आपको वीकली इस शीट से करना चाहिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। स्पाइस जेट एयरलाइन से बहुत सारे हादसे हुए हैं पिछले कई महीनों में। हादसे होने का मतलब है कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी आई, कोई फ़्लाइट को कराची उतारना पड़ा, कोई फ़्लाइट को कहीं पे लैंड करवाना पड़ा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये सारी एयरलाइंस जो है ना, इनकी एक ही कोशिश होती है कैसे भी करके कट कॉर्नर्स करें, अपनी कॉस्ट को कम करें, और ये काम ये करती ही रहेंगी। ये काम है डीजीसीए का, सरकारी संस्था का, कि इन एयरलाइंस के खिलाफ थोड़ा एक्शन लिया जाए। कोई भी लैक्सिटी ये दिखाती हैं तो टॉलरेंस को जीरो करके उनके खिलाफ एक्शन लोगे तभी ये हादसे कम होने वाले हैं। तो हमारी डीजीसीए को, सरकार की संस्था को सजेस्ट कर रहा है इसको क्या करना चाहिए, सजेस्टिंग टोन में, रिकमेंडिंग टोन में। शुरू करते हैं आर्टिकल को। स्पाइस जेट पे खास करके आर्टिकल लिखा हुआ है। कैर बर्ड हिट्स, क्रैक्ड विंडशील्ड्स, कंपोनेंट फेलियर्स, engine compression surge and blade failures, flight deck indicator and system related warnings, flight divergence, mid-air engine shutdowns, pressurization problems and a case of severe turbulence in the monsoon। अब देखो यहाँ लगाया इसने डैश, कह रहा है these aviation related occurrences in Indian skies in recent months reaching a crest over the last 30 days with most of them affecting one airline have raised concerns about air passenger safety। लंबा सेंटेंस आपको लग रहा होगा ये क्या कुछ है इसमें। ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है इस डैश के बाद से। पहले तो इस सेंटेंस के अंदर सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो कैसे। कह रहा है कभी पंछी टकरा जाता है, बर्ड हिट हो जाता है, कभी क्रैक्ड हो जाती हैं विंडशील्ड्स, सामने का शीशा जो है, ग्लास जो है वो टूट जाता है, कभी कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है,
कभी कभी इंजन में कंप्रेसर में सर्ज आ जाता है, और या फिर ब्लेड का फेलियर आ जाता है, ब्लेड जो गोल गोल घूमते हैं ना वो फेल हो जाते हैं, घूमना बंद कर देते हैं। कभी फ्लाइट का जो डेक है, फ्लाइट का जो बोर्ड है, उसका जो इंडिकेटर या सिस्टम रिलेटेड वार्निंग आ जाती है ना, आपको जो है जहाँ पे पायलट बैठा है वहाँ पे वार्निंग चलने लगी है सिस्टम के अंदर। कभी फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ता है, किसी और जगह मोड़ना पड़ता है। कभी मिड एयर इंजन शट डाउन हो जाता है, इंजन ही बंद हो जाता है, 2-3 इंजन होते हैं तो एक बंद हो गया, 2 बंद हो गए। कभी कैबिन के अंदर प्रेशराइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कैबिन में प्रेशर कम हो जाता है अचानक से। और कभी एक केस आता है सीवियर टर्बुलेंस का, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का मॉनसून के अंदर। कह रहा है ये सारी चीज़ें जो कभी होती हैं, कभी सोमवार को कभी कुछ होता है, मंगलवार को कभी कुछ होता है। कह रहा है ये सारी एविएशन रिलेटेड अकरेंसेस जो है ना, सारी की सारी फ्लाइट से रिलेटेड जो घटनाएं हैं भारत के आसमानों में, इंडियन स्काईज में, और कब पिछले कई महीनों में, और कैसे ये पहुंचते हुए एक जनिथ पे, एक हाईएस्ट पॉइंट पे, क्रेस्ट पे, और कब पिछले 30 दिनों के अंदर। और कह रहा है साथ ही इनमें से ज़्यादातर के अफेक्ट करने को, प्रभावित करने को सिर्फ ही एक एयरलाइन को, वन एयरलाइन को। कह रहा है ये सारी घटनाओं ने ना रेज कर दिया है कंसर्न्स को एयर पैसेंजर सेफ्टी के बारे में, ऐसा पैसेंजर जो फ्लाइट लेकर के उड़ता है उसकी सुरक्षा के बारे में। आ गई बात समझ में? अक्रेंसेस मतलब घटनाएं, इसकी वर्ब है हैव रेस्ड। सेंटेंस इतना ही था, जिसने ये पकड़ लिया ना सेंटेंस उसका पूरा हो गया। रीचिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये घटनाएं रिसेंट मंथ्स में इंडियन स्काईज में हो रही थी, तब वो रीच कर गई पिछले 30 दिनों में अपने क्रेस्ट पे, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। पिछले 30 दिनों में तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं ये घटनाएं। अब ये सब कुछ ऊपर का समझ गए ना, इसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल। सीवियर का मतलब होता है बहुत ख़राब, टर्बुलेंस का मतलब होता है डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस। फ्लाइट हिलने लगती है ना अचानक से, उसको बोलते हैं फ्लाइट टर्बुलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन इट्स शोकोज नोटिस इश्यूड रिसेंटली टू स्पाइसजेट द करियर इन फोकस, द DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ हाईलाइटेड सम ऑफ द रिपोर्टेड इवेंट्स। कह रहा है अब ये सारे इवेंट्स हमने कहाँ से उठाए हैं? कह रहा है अपने रीसेंट शोकोज नोटिस में। शोकोज नोटिस क्या होता है? आप इस चीज़ का कारण बताओ, शो करो कोज को, ऐसा एक नोटिस आपको दिया जाए। कह रहा है अपने रिसेंटली कारण बताओ नोटिस में, जो रिसेंटली दिया गया था स्पाइसजेट नाम के इस एयर करियर को, जो फोकस में है, जिसमें ज़्यादातर ये खामियां हो रही हैं। कह रहे इस नोटिस में क्या हुआ, इस सरकारी संस्थान है ना द DGCA, इसने हाईलाइट किया है, प्रकाश डाला है, रोशनी डाली है इन्हीं में से कुछ रिपोर्टेड इवेंट्स पे। उसने इस DGCA ने अपने शोकोज नोटिस में कुछ इवेंट्स को जो है जिक्र करके रखा है। DGCA की वो है हैज़ हाईलाइटेड, सरकारी संस्था है, आगे द लगा हुआ है। कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के आगे द को लगाएं। आगे बढ़ते हैं। इश्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो नोटिस जिसको इशू किया गया था। नोटिस ने इशू नहीं किया, नोटिस इश्यूड रिसेंटली टू स्पाइसजेट, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। कह रहा है इन इट्स टर्सली वर्डेड ऑब्जर्वेशंस ऑन द लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑपरेशंस, अ फ्लीट ऑफ narrow body jets and turboprops, the aviation regulator has pointed to a degradation of safety margins and touched on poor internal oversight and inadequate maintenance actions। अब बता रहा है इस शोकॉज नोटिस में लिखा क्या हुआ है। कह रहा है एक टर्सली वर्डेड ऑब्जर्वेशंस में, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, समझ गए ना आप, जो कुछ रिमार्क्स लेते हो, कुछ ऑब्जर्व करते हो। और टर्सली वर्डेड का मतलब है जिसमें वर्ड बड़े टर्सली लगे हों। टर्सली का मतलब होता है बहुत ही क्रिस्पली, इन ए ब्रीफ और क्रिस्प मैनर। तो बहुत ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट करके लिखा हुआ हो तो वो होता है टर्सली वर्डेड। कह रहा है इस तरीके से एक बहुत ब्रिस्कली वर्डेड जो क्रिस्पली वर्डेड जो है ऑब्जर्वेशंस में जो आई है इस लो कॉस्ट एयरलाइन के ऑपरेशन पे, स्पाइसजेट एयरलाइन के काम करने के तरीक़ों पे। अब ये स्पाइसजेट एयरलाइन कौन सी है? ये एक फ्लीट है, ये एक ग्रुप है कई सारे नैरो बॉडी जेट्स का और टर्बोप्रॉप्स का। ये दो तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, नैरो बॉडी जेट्स और टर्बोप्रॉप्स। कह रहा है इसमें आई जो ऑब्जर्वेशंस है ना, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एविएशन रेगुलेटर जो DGCA है, इसने पॉइंट टू किया है, इशारा किया है, और किसकी तरफ? एक तो ख़राब होते हुए सेफ्टी मार्जिन्स की तरफ। डिग्रेडेशन मतलब खराबी होना, वर्सनिंग होना, डिटेरियोरेशन होना। तो एक तो खराब होने का सेफ्टी मार्जिन्स में, दूसरा एविएशन रेगुलेटर ने टच ऑन किया है, इसने जिक्र किया है पुअर इंटरनल ओवरसाइट का, खराब तरीके की अंदरूनी
ओवरसाइट का और इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एक्शंस का। मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं होती है और अंदरूनी तौर पे मॉनिटरिंग या ओवरसाइट भी ठीक से नहीं होती है। आगे बात समझ में? तो ये इस तरीके से इनके शो कॉज नोटिस में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये रेगुलेटर की वर्ब है हैज़ पॉइंटेड टू, दूसरी वर्ब है टच ऑन। टच ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्का सा छूना, जिक्र करना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, सिर्फ टच ऑन करना, जिक्र करना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिटेरियोरेशन। ओवरसाइट के दो मीनिंग होते हैं, पहला होता है मॉनिटरिंग, दूसरा होता है नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग वाला मीनिंग जो है एक्चुअल में आ रहा है, मॉनिटरिंग। तो इसने यही बताया डीजीसीए ने कि आप ठीक से मॉनिटर भी नहीं करते हो और आपकी मेंटेनेंस भी अपने विमानों की अच्छे से नहीं होती है, सेफ्टी मार्जिन्स भी आपके ख़राब हो रहे हैं। तो आपकी एयरलाइन में उड़ने वाला जो कोई भी यात्री है वो अपनी जान पे खेल के आपके साथ उड़ रहा है। एविएशन रेगुलेटर की वर्ब समझ गए ना, दो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरे फर्दर द डीजीसीए एडिड अ फाइनेंशियल असेसमेंट September 2021 could point to a shortage of spares and therefore the invocation of flying with the minimum इक्विपमेंट लिस्ट। कह रहे डीजीसीए ने इसके आगे ये भी ऐड कर दिया कि एक फाइनेंशियल असेसमेंट जो हुई थी, जो ऑडिट हुई थी सितंबर 2021 में, पिछले साल, ये पॉइंट टू कर सकती है, अगर इसको पढ़ेंगे तो आप ये इशारा करती हुई पाएगी आपको शॉर्टेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स की तरफ। स्पाइस जेट में स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज हमेशा रहती है। और कह रहे इसलिए एक इन्वोकेशन भी हो सकता है। इन्वोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जगाना, किसी चीज़ को इफेक्ट में लाना। तो इन्वोकेशन भी हो सकता है फ्लाई करने का, और किसके साथ? मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के साथ में, स्पाइस जेट नाम की इस एयरलाइन के लिए। तो अगर कोई एयरलाइन के पास ठीक से स्पेयर पार्ट्स मेंटेन नहीं होते हैं ना, तो डीजीसीए इसको इन्वोक कर देता है एक लिस्ट को कि अब तुम्हें स्पेयर पार्ट छोड़ो, अब इतने स्पेयर पार्ट तो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखने हैं हर फ्लाइट में। मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट नाम की एक लिस्ट जो है इन्वोक कर देता है। तो ऐसा डीजीसीए ने इस चीज़ को ऐड किया। डीजीसीए की वर्ब है हैज़ एडेड टू, फाइनेंशियल असेसमेंट की वर्ब है कुड पॉइंट टू। असेसमेंट का मतलब होता है जायजा या ऑडिट। इक्विपमेंट कैसा नाउन है भाई? इक्विपमेंट का प्लूरल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? सब लोग कमेंट में आंसर करें। आज मेरे ख्याल से परसों ही इस कॉन्सेप्ट को हमने परसों की क्लास में किया था। इक्विपमेंट, एडवाइस, आर्टिलरी, ज्वेलरी, ब्रेड, पेपर, है ना, ये कैसे, किस टाइप के, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, किस तरह के वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल कैसे बनता है। चलो लिखोगे तो याद रहेगा। कह रहा है इन इट्स इनिशियल रिस्पॉन्स द एयरलाइन मैनेजमेंट हैज़ पुट फॉरवर्ड अ डिफेंस ऑफ बीइंग एन IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट एयर करियर। कह रहा है अपने इनिशियल रिस्पॉन्स में, तो डीजीसीए ने पहले शो कॉज नोटिस दिया, इसको लिख करके दिए हैं इतनी धमकियां कि तुम्हारी ये लिस्ट को भी हम इन्वोक करवा देंगे, तुम्हारे पास सही स्पेयर पार्ट भी नहीं होता, सेफ्टी मार्जिन तुम्हारे ख़राब हैं। अब इसने जवाब क्या दिया एयरलाइन ने? कह रहा है अपने इनिशियल रिस्पॉन्स में, शुरुआती जवाब में, जो एयरलाइन की मैनेजमेंट है स्पाइस जेट की, इसने पुट फॉरवर्ड किया है, इसने प्रेजेंट किया है। पुट फॉरवर्ड करना, सबके सामने रखना। तो इसने अपने बचाव को प्रेजेंट किया है, डिफेंस को रखा है। और क्या होने का? डिफेंस है इसका होने का एक IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट एयर करियर। हम एक ऐसे एयर करियर हैं जो IATA नाम की संस्था से ऑपरेशनल सेफ्टी की ऑडिट करवा चुके हैं। तो इनके पास रिस्पॉन्स के नाम पे सिर्फ ये सर्टिफिकेट था दिखाने को कि हमारी ऑडिट ऑलरेडी हो चुकी है। मैनेजमेंट की वर्ब है हैज़ पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड मतलब प्रेजेंट करना, सबको दिखाना। करे एंड सेकंड, गिवन द स्केल ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डेटा, there were 5268 aircraft movements in the domestic sector on July 10th. Such incidents are not an aberration. अब ये आगे क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरी चीज़ ये कह रहा है देखते हुए स्केल को, गिवन द स्केल, देखते हुए लेवल को, जो है फ्लाइट के ऑपरेशंस का इंडिया के अंदर क्या लेवल है भाई। अब ये इसके और इसके बीच में बताएगा, इस डैश और इस डैश के बीच में। कह रहा है मिनिस्ट्री के सिविल एविएशन के डेटा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डेटा, वहाँ पे 5268 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हुई थी हमारे भारत देश में डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर जुलाई 10 नाम के इस दिन। तो एक दिन में इतनी एयरक्राफ्ट हमारे देश में मूव होते हैं। कह रहा है इस स्केल को देखते हुए ना, दूसरी चीज़ ये है, ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ये एबरेशन नहीं है, अपने आप में कोई भी बड़ा एक्सेप्शन नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो ये इसने बोला स्पाइस जेट नाम की एयरलाइन ने, इतने एयरक्राफ्ट उड़ते हैं दिन में, तो अगर एक या दो कहीं लैंड हो गए गलत, कहीं एक दो में कुछ खराबी आ गई, एक दो क्रैश भी हो गए, तो क्या बड़ी बात है। ऐसा इनका डिफेंस है देने का, कहने का।
मूवमेंट्स की वर्ब है वर, इंसिडेंट्स की वर्ब है आर, एबरेशन, डेविएशन, एक्सेप्शन, अनॉमली, अबनॉर्मेलिटी, अपवाद, इस वर्ड को आप जानते हैं। ये बीच से बीच में लगाया गया जो ये देख रहे हो पूरा का पूरा ऑपरेशंस के स्केल को बताने के लिए। चलो अब दो कॉन्सेप्ट है फटाफट करेंगे ग्रामर के। पहला कॉन्सेप्ट है गिवन और गिवन दैट का। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है गिवन, इसका मतलब है देखते हुए, और आगे लिखा हुआ है स्केल ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस इन इंडिया। ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, इसकी कोई अलग से वर्ब नहीं है ना वर्ब, इसलिए हमने गिवन को यूज़ किया है। अगर इसके अंदर कोई वर्ब होती, मान लो ऐसा लिखा होता स्केल ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस इन इंडिया इज़ ह्यूज, ऐसी एक वर्ब भी लग जाती तो फिर गिवन ना लिख पाते, फिर लिखना पड़ता गिवन दैट। ठीक है, गिवन और गिवन दैट दोनों का मीनिंग एक ही है। गिवन आएगा नाउन के साथ में, नाउन फ्रेज के साथ में, गिवन दैट आएगा क्लोज के साथ में, जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों उसके बाद में रखे हो। तो ये फ़र्क जान लेना दोनों के बीच में। एयरक्राफ्ट एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसको आपको फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं। अगर एक हिरण हो तब भी डियर, अगर 10,000 हिरण हो तब भी डियर, अगर एक प्रजाति हो, नस्ल हो तो भी स्पीसीज़, और 1000 प्रजातियां हो तो भी स्पीसीज़। एक टेस्ट सीरीज़ को लोगे तो भी टेस्ट सीरीज़ है, 10 टेस्ट सीरीज़ को लोगे तो भी टेस्ट सीरीज़ है। ये वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल में अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। अब इनको याद रख लेना, स्पीसीज़ में एस आएगा, सीरीज़ में एस आएगा, एयरक्राफ्ट में कभी भी एस नहीं आता। जैसे इंडिया हैज़ बॉट 16 एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस, इंडिया ने 16 एयरक्राफ्ट को बाय किया है फ्रांस से, 16 जहाज़ों को बाय किया है। ठीक है, अब आपके हिसाब से यहाँ पे एयरक्राफ्ट आना चाहिए, लेकिन एयरक्राफ्ट क्या है, सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट, प्लूरल भी एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे एस आपको नहीं लगाना। ठीक है, इनको इसी फॉर्म में याद रखना है। द बॉयज़ वेयर अबाउट्स इज़ या आर अननोन, लड़के का जो अता पता है वो अभी भी किसी को नहीं पता, अननोन है। वेयर अबाउट का मतलब होता है अता पता। अब ध्यान से देखो इस वर्ड को, इसका सही फॉर्म है वेयर अबाउट्स। अगर एक आदमी का अता पता है ना तो भी वेयर अबाउट्स, अगर 10 आदमियों के अते पते हैं तो भी वेयर अबाउट्स। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दे लो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं दे दूंगा इज़, एक लड़के की बात हो रही है तो इज़ लगा दिया। मान लो यहाँ लिखा होता 10 लड़के होते, कई सारे लड़के होते, है ना, मैं ऐसा लगा दूँ बॉयज़, है ना, कई सारे बॉयज़ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। लेकिन इस वर्ड को टच से मस नहीं करना है, ये एस लगा के ही आएगा सिंगुलर प्लूरल दोनों में। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स आपको याद रखनी है, किस में एस आएगा किस में एस नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। ये सब का सब अपने बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट में हो चुका है शुरुआती 1-2 वीडियोस के अंदर। कह रहा इट हैज़ इवन साइटेड एन एवरेज ऑफ 30 सच एपिसोड्स अ डे विथ सम ऑफिशियल सोर्सेज हैव बैक्ड थ्रू दो फीबली। कह रहा है यहाँ तक कि स्पाइस जेट ने साइट किया है, हवाला दिया है एवरेज ऑफ 30 इंसिडेंट्स का, एपिसोड्स का, इस तरह के हर रोज़ अ डे, जिसको कम ऑफिशियल सोर्सेज भी, कुछ ऑफिशियल सोर्सेज भी बैक करते हैं, वो सपोर्ट कर चुके हैं, हालांकि बहुत फीबली, बहुत वीकली। तो इसने ये बताया कि ऐसे एपिसोड्स तो बहुत सालों से हो रहे हैं, रोज़ 30 होते हैं, सरकारी आंकड़ा भी इनको वीक फॉर्म में थोड़ा सा सपोर्ट करता है। इट की वर्ब है हैज़ साइटेड, इट आया है स्पाइस जेट के लिए। सोर्सेज की वर्ब है हैव बैक्ड, बैक का मतलब सपोर्ट करना, फीवली मतलब इन अ वीक मैनर, इन अ फीवल या कमज़ोर मैनर। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में। अब ये बताएगा स्पाइस जेट के जो बहाने हैं वो कितने सही और कितने गलत हैं। कह रहा है द मैट्रिक इज़ प्रॉब्लमेटिक, इवन एविएशन एक्सपर्ट्स कंकर ऑन दिस। कह रहा है जो मैट्रिक है ना ये प्रॉब्लमेटिक है, ये जो पैमाना ये दे रहा है ना स्पाइस जेट, जो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक दे रहा है पैमाना, ये कसौटी अपने आप में प्रॉब्लम भरी है। यहाँ तक कि एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी कनकर ऑन होते हैं, इस मामले पे अग्री ऑन करते हैं। समझ में आ गई बात, कनकर ऑन होना मतलब किसी चीज़ पे अग्री करना। मैट्रिक की वर्ब है इज़, मैट्रिक मतलब कसौटी, एक्सपर्ट्स की वर्ब है कनकर। कनकर ऑन, अग्री ऑन, किसी चीज़ पे अगर आप अग्री होते हैं तो आप कनकर के बाद में, अग्री के बाद में ऑन को रखें। एविएशन एक्सपर्ट्स वो एक्सपर्ट्स हैं जो एविएशन सेक्टर से, जो नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन सेक्टर से बिलोंग करें। कह रहा देयर इज़ नो कंपैरिजन विद अ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इवन अ कैटेगरी बैकअप। कह रहा है कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में, और यहाँ तक कि किसी कैटेगरी के ब्रेकअप के साथ में भी। अब वो बताएगा तुलना कैसे नहीं है। कंपैरिजन की वर्ब है इज। कह रहा है इवन वर्स एंड डेंजरस इज नॉट हैविंग द एक्नॉलेज्ड रूट कॉजेज एट रेस्ट। कह रहा है इससे भी बुरी और डेंजरस चीज़ ये है,
और क्या चीज़, नहीं हैव करना, नहीं इस काम को करवाना। हैव की पॉजिटिव फॉर्म है ये, नहीं इस काम को करवाना जो है माने गए रूट कॉजेज का, ऐसे जड़ के कॉजेज का, रूट कॉजेज का जिसको एक्नॉलेज कर चुके हैं, मान चुके हैं, उनको एड्रेस करवाना। किसी चीज़ को एड्रेस करवाना मतलब उसको रिजॉल्व करवाना, उसको संबोधित करवाना। तो ज़्यादा डेंजरस तो चीज़ ये भी है कि आप बहाने तो कर ही रहे हो, लेकिन जो आप में कमियां हैं आप उनको दूर भी नहीं करवा पा रहे हो, एड्रेस भी नहीं करवा रहे हो। समझ में आ गई? तो ये डेंजरस और वर्स दो एडजेक्टिव से शुरू होने वाला सेंटेंस है। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है, हैविंग आपका सब्जेक्ट है, जीरेंड है, और इस जीरेंड को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है। अब ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, या अभी करवा दूँ? चलो फटाफट देख ही लो। हैव की पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है? किसी से कोई काम करवाना। जैसे पुलिसमैन ने हमसे हमारी कार रुकवाई, हमने नहीं रोकी, पुलिसमैन ने नहीं रोकी, हमने रोकी पुलिसमैन के कहने पे। जब किसी से कोई काम करवाते हो तब हैव को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करते हो। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? हैव आएगा और उसके बाद में एक नाउन आएगा और उसके बाद में जो काम है वो काम आएगा वर्ब फॉर्म में। अब इस वर्ब को आपको चेक करना है, बेस फॉर्म लगेगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये पता लगेगा इस नाउन से। अगर ये नाउन इस काम को करने वाला हो, इस काम का एक्टर हो, तो वर्ब आएगी बेस फॉर्म में, और अगर ये नाउन इस काम के एक्शन का रिसीवर हो तो वर्ब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब चीज़ें फिक्स्ड है मैथ्स के फॉर्मूला की तरह, कुछ याद नहीं करना है इसमें, मैथ्स के फॉर्मूला है सारे के सारे। एग्जाम्पल के जरिए, एग्जाम्पल के तौर पे, द पुलिस मैन हैड अस स्टॉप या स्टॉप्ड आवर कार, पुलिसमैन ने हमसे हमारी गाड़ी रुकवाई। तो यहाँ पे हैव आ गई, हैव की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव वर्ब आ चुकी है, हमसे गाड़ी रुकवाई भी है, वो मीनिंग भी आ रहा है पॉजिटिव वाला, अस भी आ चुका है एक नाउन। अब मुझे बताओ गाड़ी रोकने वाले कौन थे, हम थे या कोई और था? हम ही थे, तो हम इस एक्शन के एक्टर हैं, है कि नहीं? गाड़ी हमने रोकी ना, तो हम एक्शन के एक्टर हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी बेस फॉर्म में, यहाँ लिखेंगे स्टॉप। आ गई बात समझ में? द पुलिस मैन हैड अस स्टॉप आवर कार। अब सेकंड केस देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अस की जगह लिख रहा हूँ कार को, ठीक है, कार को। अब मुझे यहाँ पे चूज करना है स्टॉप और स्टॉप्ड में से, ठीक है, स्टॉप और स्टॉप में से। तो कैसे चूज करूंगा? कार बता दो, कार ने किसी को रोका या कार को रोका गया? सर कार को रोका गया, तो कार जो है वो है एक्शन का रिसीवर, बस यहीं से मामला सेट हो गया। अगर ये रिसीवर है तो अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, आगे लगा दो बाय अस। द पुलिसमैन हैड आवर कार स्टॉप्ड बाय अस। बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी कार हम ही रोकेंगे, अंडरस्टूड है। तो इस तरीके से आप हैव नाम की पॉजिटिव वर्ब जो है ना, उसको एक्टिव और पैसिव दोनों में यूज़ कर सकते हो। आपको देख लेना नाउन वो क्या काम कर रहा है, अगर एक्टर है तो एक्टिव में बेस फॉर्म, अगर वो एक्शन का रिसीवर है तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ? हैव द एक्नॉलेज रूट कॉजेज एड्रेस। रूट कॉजेज को एड्रेस किया जाएगा या वो किसी को एड्रेस करेंगे? सर इनके ऊपर काम होगा। अरे इनके ऊपर काम होगा तो हैव प्लस में नाउन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एड्रेस्ड। चलो ये सब बेसिक्स में हो चुका है। आप एक बार कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को पूरा करो, वहाँ से ये चीज़ें सीखोगे और यहाँ पे आपको बार बार रिवीजन को मिलेगा। कह रहा है इन द DGCA's एनुअल सेफ्टी रिव्यू 2020 एडिशन 5 फॉर एग्जाम्पल अंडर डेफिसिट मेंटेनेंस द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द मेंटेनेंस ऑफ इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 2.164 इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग component system failure per 10,000 फ्लाइट आवर्स। कह रहे DGCA की एनुअल सेफ्टी रिव्यू 2020 में इसका जो 5वां एडिशन था, कह रहे फॉर एग्जांपल के तौर पे डेफिशिएंट मैनेजमेंट का जो मेंटेनेंस का जो हेड है, अंडर डेफिशिएंट मैनेजमेंट मेंटेनेंस, कह रहे इस हेड के अंडर, कह रहे जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें इम्प्रूव करना मेंटेनेंस को इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट की, कह रहा है एक टारगेट के लिए जो टारगेट है 2.16 का इंसिडेंट्स का एवरेज तौर पे, और कब जो वो इंसिडेंट जो इन्वॉल्व करते हैं फ्लाइट और सिस्टम फेलियर को, और कब 10,000 फ्लाइट आवर्स के ऊपर। कह रहा है जो अचीव परफॉर्मेंस है वो है 2.39। आई बात समझ में? अगर आप आंकड़ों में जाओ ना तो DGCA खुद कहता है कि 10,000 फ्लाइट आवर्स पे 2.16 इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसमें फ़्लाइट के अंदर कुछ कंपोनेंट फेलियर आ जाए, लेकिन हमारा इंडस्ट्री जो है इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री, उसकी परफॉर्मेंस है 2.39। इसलिए स्पाइस जेट के सारे बहाने गलत है। आगे बढ़ो, यहाँ पे अचीवमेंट परफॉर्मेंस की वर्ब है इज। कह रहा है सिमिलरली अंडर द नंबर ऑफ मेंटेनेंस एरर्स पर 10,000 फ्लाइट आवर्स फॉर अ टारगेट ऑफ 1.43 द परफॉर्मेंस इज 1.46।
कह रहा है इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंटेनेंस एरर्स जो हो सकती हैं 10,000 फ्लाइट आवर्स पे, कह रहा है एक टारगेट के लिए जो 1.43 का है ना, हमारी परफॉर्मेंस है 1.46। अब आप देख रहे होगे थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है ना, लेकिन ये थोड़ा फ़र्क भी बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है अगर पैसेंजर की सेफ्टी की बात हो। कह रहा है रिपीटेड स्नैक्स आर ए रेड फ्लैग पॉइंटिंग टू फॉल्ट्स इन द सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम। कह रहा है बार बार की जो खामियां आती हैं, कभी इंजन बंद हो जाता है, कभी पहिए घूमना बंद हो जाते हैं, कभी जो है कैबिन के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। कह रहे जो ग्लिचेज है ना बार बार के रिपीटेड, ये रेड फ्लैग है, ये लाल झंडी है, खतरे का निशान है। और कैसे हैं, इशारा करते हुए खामियों का, और किसमें, सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम के अंदर, सेफ्टी को लेकर के जो मॉनिटरिंग का ओवरसाइट का जो सिस्टम है उसको लेकर के ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है ग्राउंड पे, इसीलिए फ़्लाइट को उड़ने दिया जाता है। अगर मॉनिटरिंग हो जाए तो ऐसी फ़्लाइट्स तो ठीक से उड़ भी ना पाए। स्नैक्स की वर्ब है आर पॉइंटिंग टू प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कह रहा है इन एन आइडियल इकोसिस्टम issues with safety would be analyzed in terms of the rate of occurrence using tiered categorization with the goal of reduction to the minimum level। कह रहा है एक आइडियल इकोसिस्टम में, एक आदर्श एनवायरनमेंट में जो इश्यूज हैं सेफ्टी को लेकर के, उनको एनालाइज किया जाएगा इस रूप में, इस टर्म्स में, जो है रेट ऑफ अकरेंस की, जो रेट है ऐसी घटनाओं की। और कैसे, यूज़ करते हुए टीयर्ड कैटेगराइजेशन को। टीयर्ड का मतलब होता है लेवल बाय लेवल, और कैटेगराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैटेगरी में बांटना। तो आइडियल इकोसिस्टम में हर कैटेगरी के अंदर बांट करके आपको रेट ऑफ अकरेंस को जो है मेज़र करना चाहिए। और कैसे मेज़र करना चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव गोल के साथ में जो है रिडक्शन का मिनिमम लेवल तक। ठीक है ना, तो अलग अलग टीयर, अलग अलग कैटेगरी में बांट दो। इंजन कितनी बार फेल हुआ, प्रेशर कितनी बार कम हुआ, फिर हर कैटेगरी को मिनिमम करो, ये होता है आइडियल इकोसिस्टम। इश्यूज़ की वर्ब है वुड बी एनालाइज्ड यूजिंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। इकोसिस्टम का मतलब होता है एनवायरनमेंट या पूरा का पूरा, समझ गए ना, सिस्टम। कह रहा है ट्रबलसम टू इज हाउ एन एयरलाइन कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशंस डिस्पाइट अ शो कॉज नोटिस एंड ड्यूरिंग द मानसून। कह रहे परेशानी की बात तो ये है, ट्रबलसम तो चीज़ ये भी है कि कैसे एक एयरलाइन जारी है अपना ऑपरेशंस करना, अपनी उड़ान भरना, बावजूद एक शो कॉज नोटिस के जो इसको मिल चुका है, और वो भी कब, मानसून के दौरान, ड्यूरिंग द मानसून। तो ये बड़ी ढिलाई है हमारी सरकार की, शो कॉज नोटिस दिया लेकिन एयरलाइन को आज भी काम करने दिया जा रहा है। एयरलाइन की वर्ब है कंटिन्यूस। ये जो इस देख रहे हो ना, यहाँ पे सेंटेंस इन्वर्टेड है, ट्रबल सम एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हुआ है, और इसका सब्जेक्ट कहाँ है, हाउ एयरलाइंस कंटिन्यूस। समझ रहे हो, ये नाउन क्लोज है ना, कैसे एयरलाइन कंटिन्यू करती है, ये पूरी बात जो है ना, ये इसका सब्जेक्ट है। कैसे एयरलाइन कंटिन्यू करती है, ये चीज़ है ट्रबलसम, है ना, ऐसे ही सेंटेंस बना हुआ है। और ये क्लोज में सब्जेक्ट है एयरलाइन और इसकी वर्ब है कंटिन्यूस। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इंस्पाइट ऑफ या नॉट विथस्टैंडिंग भी बोलते हैं। डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ को ना लगाएं। कह रहा विद पैसेंजर नंबर्स क्लाइंबिंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स, द एंट्री ऑफ न्यू एयरलाइंस, द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इंडिकेटिंग एग्रेसिव फ्लीट एक्सपेंशन प्लान्स एंड एन इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट दैट इज हैपनिंग वंस टू ऑफन फॉर इंडिया। कह रहा द रेगुलेटर नीड्स टू बी निम्बल एंड मोर विजिलेंट। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, और वो चीज़ है ये सारी की सारी। पहली चीज़ है पैसेंजर के जो नंबर हैं फिर से क्लाइम बैक कर रहे हैं, फिर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं प्री कोविड लेवल तक। कह रहा है एक तो इस चीज़ के साथ ही, दूसरा नए प्लेयर्स की एंट्री के साथ ही, तीसरा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके एग्रेसिव फ्लीट एक्सपेंशन प्लान है, अपने जहाज़ों के बेड़े को बढ़ा देने का जो इनका प्लान है बड़ा एग्रेसिव। और चौथा एक इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट जो हैपन होती है वंस टू ऑफन, जो हैपन होती है क्वाइट ऑफन, है ना, वंस टू ऑफन का मतलब होता है वेरी ऑफन, और किसके लिए, इंडिया के लिए। कह रहा है इन सब चीज़ों के साथ ही हुआ क्या, हमारा जो रेगुलेटर है ना इसको ज़रूरत है निम्बल होने की, बहुत ही चुस्त होने की, और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट या विजिलेंट या वॉचफुल चौकन्ना होने की। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही हैं, सेफ्टी ऑडिट भी हो रही हैं, उसमें हमारे को पता भी लग जाता है हर साल क्या कमियाँ हैं। हर तरह का नया पुराना एयरलाइन करियर जो है आ रहा है जा रहा है। हमारा इस वजह से हमारे DGCA को बड़ा चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए और बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट के लिए दैट आया, इसकी वर्ब है इज हैपनिंग। वंस टू ऑफन का मतलब होता है बार बार होना, कई बार होना, वेरी ऑफन होना।
एक एक करके होना है ना, वंस टू ऑफन का मतलब है टू ऑफन लेकिन 1 बाय 1। रेगुलेटर डीजीसीए है, इसकी वर्ब है नीड्स। निम्बल का मतलब है चुस्त, फुर्तीला, क्विक। विजिलेंट का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट या चौकन्ना या वॉचफुल। कह रहा द इंडस्ट्री वॉचवर्ड सेफ्टी कैन नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर। कह रहे इस पूरी इंडस्ट्री का जो वॉचवर्ड है, वॉचवर्ड का मतलब है मोटो, स्लोगन, जो कि है सेफ्टी, जो कि है सुरक्षा। कह रहे इसको ग्लोस ओवर ना किया जाए, इसको हड़बड़ी में इग्नोर या निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। वॉचवर्ड इसकी वर्ब है कैन नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर। वॉचवर्ड जिसको सभी वॉच करते हैं, जो स्लोगन होता है, जो मोटो होता है, जो नारा होता है किसी भी चीज़ का, इंडस्ट्री का, वॉचवर्ड। चलिए यहीं पर रैप अप करें अपने सेशन को। अच्छा आर्टिकल था, वोकैब अच्छी थी। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। 5 क्वेश्चंस आपके सामने। सबसे पहले पूछा है स्लोगन या मोटो को क्या बोलते हैं। अभी आपको बताया मैंने, मेरे ख्याल से 20 से 25 सेकंड पहले। विजिलेंटी बोलते हैं, एबरेशन बोलते हैं, वॉचवर्ड बोलते हैं या निम्बल बोलते हैं। 1 वर्ड आपको चूज करना है। कोई चीज़ जो अनसेटल्ड या अनरिजॉल्व स्टेट में हो उसको क्या बोलेंगे। अप इन द एयर बोलेंगे, इन द एयर बोलेंगे, कट कॉर्नर्स बोलेंगे या पाई इन द स्काई बोलेंगे। आपको तो चारों इडियम्स के मीनिंग आने चाहिए, आंसर तो निकालना ही है। चारों की मीनिंग जो है आपको एक्चुअल में आने चाहिए। तीसरा और चौथा और पांचवें में क्लोज टेस्ट में पहले आपसे पूछा है गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस चेक कर लो, देख के आपको पता लग जाएगा। सेकंड में पूछा है एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट्स दोनों में से क्या लगाया जाए, सही फॉर्म इस वर्ड की क्या होती है। और पांचवें में आपसे पूछा है लास्ट वाले में हैव जो पॉजिटिव वर्ब है, हैव जो पॉजिटिव वर्ब है इसको कैसे यूज़ करोगे। आपने इस नाउन को देखा, इसके बाद में अब नाउन देख लो एक्शन करेगा या एक्शन को रिसीव करेगा, एक्टर है या रिसीवर है, उसके हिसाब से वर्ब की सही फॉर्म को चूज़ करना है। तो जो सिखाया है आपको वही सारा का सारा अप्लाई करना है। एक बार कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं हिंट्स के साथ, जाके चेक कर लेना, मेरे आंसर से अपना मैच करना, फिर बताना 5 में से कितने मार्क्स मिले कमेंट सेक्शन में। मुलाकात लूँगा कल। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। कोर्सेज अवेलेबल हैं एसएससी बैंकिंग, एसएससी में और बैंकिंग में बहुत तेज़ी से वीडियोस आएंगी। फुल लेंथ पेपर्स करने का प्लान है आपके मेन से पहले, जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल हो कोर्सेज से रिलेटेड मेरी टीम से बात करें, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।